आइए शुरू करते हैं न्यूज पथ पर सफर और सबसे पहले आपको दिखाते हैं ऐसी तस्वीरें जिनका जिक्र सरेरा है। ये तस्वीरें सुर्खियों में भी है और सोशल मीडिया पर भी है। इनसे आपका बाखबर होना बेहद जरूरी है क्योंकि चौराहे पर इन्हीं की चर्चा है और चर्चा में आईएनएस निस्तार भी है। रक्षा क्षेत्र में देश के लिए अच्छी खबर आई। दरअसल भारतीय नौसेना की ताकत और बढ़ गई है। अब युद्धपोत आईएनएस निस्तार को विशाखापट्टनम में एक कार्यक्रम के दौरान नौसेना में कमीशन कर लिया गया। इस मौके पर वहां रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ भी मौजूद रहे। इस स्वदेश निर्मित पहली डाइविंग सपोर्ट वेसल निस्तार को हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड ने तैयार किया है। इस वॉरशिप को करीब 75% स्वदेशी तकनीक से तैयार किया गया है। इस युद्धपोत का नाम संस्कृत से लिया गया है। निस्तार का अर्थ मुक्ति, बचाव या मोक्ष होता है। मध्य प्रदेश की कैबिनेट मंत्री संपतिया उइके का एक शानदार वीडियो चर्चा में आ गया। दरअसल वो मंडला के चिरई डोंगरी गांव में धान की रोपाई करती नजर आए। इस मौके पर उन्होंने दूसरी महिलाओं के साथ गाना गाया। मंत्री संपतिया उइके के मुताबिक ये अनूठा अनुभव हमारी कृषि परंपरा, सांस्कृतिक विरासत और सामूहिक श्रम की सुंदर मिसाल पेश करता है। उत्तराखंड के हरिद्वार में एक अनोखी कांवड़ चर्चा में आ गई। दरअसल यहाँ बुलडोजर थीम पर कांवड़ तैयार की गई। इसमें बुलडोजर पर भगवान भोलेनाथ की मूर्ति को रखा गया है। साथ ही इसके आगे सीएम योगी आदित्यनाथ की तस्वीर के साथ बुलडोजर बाबा लिखा गया था। हिमाचल प्रदेश के शिमला में हनुमान जी के भक्तों के लिए अच्छी खबर आई। दरअसल यहाँ के जाखू मंदिर में 108 फीट ऊंची ध्वजा लगाई गई। ये दूर से ही नजर आ रही है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस ध्वजा की प्रतिष्ठा की और इसके बाद ध्वजारोहण किया। इसमें हनुमान जी का चित्र लगा है। ऐसी मान्यता है कि संजीवनी बूटी लाने के लिए हनुमान जी यहाँ से गुजरे थे। उत्तराखंड के हरिद्वार में पुलिस ने एक और कांवड़िए की जान बचा ली। दरअसल गंगा में स्नान के दौरान पटना का रहने वाला एक युवक डूबने लगा। ऐसे में आपदा राहत दल की टीम ने तुरंत मदद की और इस युवक को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। पूरे देश में इन दिनों मानसून की बारिश देखने को मिल रही है, लेकिन कई राज्य ऐसे हैं जहां जोरदार बारिश के चलते बाढ़ जैसे हालात बन गए। ऐसे में लोगों को बचाने के लिए जगह जगह एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें रेस्क्यू के लिए मुस्तैद हैं। मध्य प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश के चलते हालात काफी खराब हो गए हैं और इनमें रीवा भी शामिल है, जहां बाणसागर बांध के गेट खोलने के बाद रिहायशी इलाकों में जैसे बाढ़ आ गई। बारिश की इस बाढ़ की चपेट में एक हॉस्टल भी आया, जहां मौजूद 45 छात्रों का टीम ने सफल रेस्क्यू किया। यूपी के चित्रकूट और राजस्थान के राजसमंद में भी जलदूतों ने बाढ़ में फंसे लोगों को बचाकर अनोखी मिसाल कायम की। देश की राजधानी दिल्ली हो या फिर यूपी से लेकर मध्य प्रदेश और उत्तराखंड से लेकर महाराष्ट्र तक में झमाझम बारिश हो रही है। इसी भारी बारिश के चलते देश के कई हिस्सों में नदी और नाले उफान पर हैं। नदी नालों में जलस्तर बढ़ने और तेज बहाव की वजह से कई जगह लोग मुश्किल में फंस रहे हैं, जिन्हें सुरक्षित बचाना जलकर्मियों के लिए एक बड़ी चुनौती है। लेकिन इस चुनौती से निपटने के लिए राहत और बचाव दल हमेशा मुस्तैद रहता है। वो कितनी तेजी से एक्शन में आकर रेस्क्यू को अंजाम देता है, इसकी कुछ तस्वीरें सामने आई हैं। मध्य प्रदेश में मानसून के बादल इस कदर बरस रहे हैं कि सड़कें किसी नहर की तरह नजर आ रही हैं और शहर के निचले इलाके किसी टापू की तरह दिखाई दे रहे हैं। रीवा से आई इन तस्वीरों को देखकर हालात का अंदाजा लगाया जा सकता है। लिहाजा इस मुश्किल हालात में लोगों की मदद के लिए जगह जगह रेस्क्यू टीमें लगाई गई हैं, जो जिंदगी बचाने के मिशन में पूरी ताकत से जुटी हुई हैं। रेस्क्यू की एक तस्वीर मध्य प्रदेश के रीवा शहर के निराला नगर से सामने आई है, जहां एक हॉस्टल में पानी घुसने से 45 छात्र फंस गए, जिसकी सूचना मिलते ही एसडीईआरएफ की टीम बिना वक्त गवाए बोट लेकर मौके पर पहुंची। रेस्क्यू के दौरान सभी छात्र हॉस्टल की सीढ़ियों पर खड़े दिखाई दिए, जिसके बाद एसडीईआरएफ की टीम बोट लेकर इन छात्रों तक पहुंची और डरे हुए लोगों को ढांढस बंधाते हुए बारी बारी से सभी को सकुशल बचाया। बताया जा रहा है कि रीवा में 17 घंटे से लगातार हो रही बारिश से नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। जानकारी के मुताबिक बाणसागर बांध के भी 16 गेटों में 8 गेट खोल दिए गए हैं, जिसकी वजह से शहर में बाढ़ जैसे हालात बन गए। हालात को देखते हुए नगर निगम और एसडीईआरएफ की टीम के अलावा 15 जेसीबी मशीनों को अलग अलग स्थानों पर लगाया गया है, जिनके जरिए जल भराव की निकासी का काम किया जा रहा है। जैसे कि हर वर्ष बारिश के पूर्व हम लोग तैयारियां करते हैं और प्रशासन हमें निर्देश देते हैं कि हमें और क्या सुधार करना चाहिए। तो इसी परिप्रेक्ष्य में इस वर्ष भी हमने 6 डीआरसी बनाई हैं,
जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र और जहाँ टमस नदी के किनारे या बिछिया नदी के किनारे हमारी चौकियाँ हैं, वहाँ पर हमने DRCs क्रिएट करी हैं। 1 EOC बनाई है और 3 QRT बनाई है हमने, जहाँ पर हमारे सारे संसाधन और प्रशिक्षित जवान वहाँ पर मौजूद रहते हैं। रेस्क्यू की एक दूसरी तस्वीर भी रीवा से ही आई है। सगरा थाना के ग्राम सथनी में भारी बारिश और बाढ़ से 11 मजदूरों की जान मुश्किल में फंस गई। बताया जा रहा है कि इलाके में मूसलाधार बारिश के चलते किशन नाले का जलस्तर अचानक 20 से 30 फीट तक बढ़ गया। इस बाढ़ की वजह से निर्माणाधीन अस्पताल भवन पूरी तरह पानी से घिर गया और यहाँ काम कर रहे 11 मजदूर इसके बीच घिर गए। इसकी जानकारी मिलते ही सगरा थाना प्रभारी अंकिता मिश्रा तत्काल पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंची और इसकी सूचना जिला प्रशासन को दी। तो मौके पर पहुंची SDRF की रेस्क्यू टीम ने मजदूरों को बाहर निकालने के लिए रेस्क्यू अभियान चलाया। पानी का बहाव तेज होने से रेस्क्यू टीम को काफी मुश्किलें आ रही थी, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और घंटों मशक्कत के बाद बिल्डिंग के ऊपरी हिस्से में फंसे मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। घटना के बाद क्षेत्र में अलर्ट जारी कर दिया गया है। प्रशासन लगातार हालात पर नजर बनाए हुए है और इलाके के लोगों को घरों में रहने की सलाह दी गई है। बताया जा रहा है कि इन इलाकों में इससे पहले कभी भी इतना जलस्तर नहीं बढ़ा था। उधर हरदा और सतना जिले में भी कमोबेश ऐसे ही हालात देखने को मिल रहे हैं। भारी बारिश की वजह से एक कार नदी में फंस गई। इसकी सूचना मिलते ही बचाव दल मौके पर पहुंच गया और गांव वालों की मदद से भारी मशक्कत के बाद रस्सी से खींचकर इसे बाहर निकाल लिया। हम इस वक्त हैं हरदा खंडवा स्टेट हाईवे पर, जो आप देख सकते हैं कि इसका पुल अभी बंद हो चुका है। यहाँ बारिश काफ़ी तेज हुई है। पिछले 24 घंटे में हरदा तहसील में यदि हम बात करें तो करीब 2.5 इंच बारिश हुई, जबकि रहटगांव और टिमरनी जो तहसील है उसमें 3-3.5 इंच बारिश हो चुकी है। चूँकि ऊपरी क्षेत्रों में बारिश होने के कारण आप देख रहे हैं कि नदी जो है पूरी उफान पर है और नदी उफान पर होने के कारण ये खंडवा रोड जो है, हरदा खंडवा रोड, ये पूरा बंद पड़ा। दोनों तरफ वाहनों की लंबी लंबी कतार लगी है। पुलिस प्रशासन द्वारा बैरिकेडिंग कर दी गई है और हम हमारे सहयोगी से कहेंगे कि वो इधर दिखाएंगे कि लोग यहाँ पर बड़ी संख्या में यहाँ आए हैं और वाहनों की लंबी लंबी कतार यहाँ पर लगी हुई है, जहाँ हम ये देख सकते हैं कि वाहनों को रोक दिया गया प्रशासन के द्वारा एहतियात के तौर पर। यह अजनाल नदी है। इसी प्रकार हरदा जिले की मटकुल नदी जो कनारदा बाला गांव के बीच में है, वहां पर आज सुबह एक हादसा हुआ है जिसमें कार बह गई थी और कार चालक सुरक्षित निकल गया। हालांकि बाद में ग्रामीणों की मदद से उस कार को बाहर निकाल लिया गया है। तो हरदा जिले में अभी फिलहाल बारिश का दौर थमा हुआ है, जिसके कारण लोगों ने राहत की सांस ली। मौसम विभाग ने प्रदेश के 11 जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के इस अलर्ट के बाद लोगों से बिना वजह से घरों से बाहर न निकलने और नदी नालों से दूर रहने की अपील की गई है। चित्रकूट जिले में लगातार हो रही बारिश से नदियों में बाढ़ आ गई है और तमाम गांव में पानी भर गया है। पहाड़ी थाना क्षेत्र के खरसेड़ा गांव में बाढ़ से जान बचाने के लिए एक शख्स पेड़ पर चढ़ गया। जब इसकी सूचना जिला प्रशासन को मिली तो NDRF की टीम रेस्क्यू के लिए निकल पड़ी, लेकिन अंधेरी रात होने की वजह से रेस्क्यू टीम को रास्ता नहीं सुझाई दे रहा था और वो टॉर्च की रोशनी से मिशन की तरफ आगे बढ़ रहे थे और कुछ ही देर में मौके पर पहुंचकर पेड़ पर चढ़े युवक का रेस्क्यू किया और उसे सुरक्षित बाहर निकाल लिया। पानी के इस तेज बहाव को देखकर किसी की भी सांस हलक में अटक सकती है। पानी की धार इतनी तेज है कि पैर जमाना मुश्किल है। राजस्थान के राजसमंद में एक स्कूल वैन इस पानी में फंस गई, जिससे इसमें सवार 8 नन्हे स्कूली बच्चों की जान मुश्किल में फंस गई। लेकिन जैसे ही पुलिस प्रशासन को इसकी सूचना मिली, वो तुरंत मौके पर पहुंचे और JCB की मदद से बच्चों को बाहर निकाला गया। बस कोई 3 बच्चे थे बस के अंदर, स्कूल के बच्चे थे और रास्ते में जा रही थी। इतने में कोई ऊपर से पानी ज़्यादा आ गया नदी में, उसके कारण से बस फंस गई। 3 बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाल दिया है और अभी कोई एक मोटरसाइकिल वाले हैं वो भी फंसे, उनको भी बाहर निकालने के लिए वापस JCB को भेजा है, उसको भी सुरक्षित बाहर निकाल। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक अचानक पानी बढ़ने से स्कूल वैन इसमें फंस गई, लेकिन पुलिस प्रशासन की मुस्तैदी से बच्चों को जल्द ही बाहर निकाल लिया गया। अचानक ऊपर बारिश ज़्यादा हुई तो एकदम तेज बहाव से पानी आया। यही ऊपर ये लेक गलपी के पास में जो तालाब है उसकी थोड़ी सी दीवार 4-5 फीट पाल टूट गई और अचानक पानी नीचे तेजी से आया। स्कूल एक गाड़ी बोलेरो थी स्कूल की जो आ रही थी, तो एकदम तेज बहाव देख के उसने गाड़ी तो रोक दी, लेकिन पानी आ गया और गाड़ी बंद पड़ गई। वहीं 2 मोटरसाइकिल सवार भी इस बाढ़ की चपेट में आ गए और पानी का बहाव इतना तेज है कि रेस्क्यू में काफी मुश्किलें आ रही थी, लेकिन कड़ी मशक्कत के बाद इन्हें भी रेस्क्यू टीम ने बाहर निकाला। रीवा से वेंकटेश द्विवेदी और हरदा से लोमेश कुमार गौर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और न्यूज पथ पर अब बात करते हैं एक ऐसी लाइब्रेरी की जो कि पढ़ने के शौकीनों को मुफ्त में किताबें मुहैया कराती।
दिल्ली में एक संस्था ऐसी अनोखी लाइब्रेरी चला रही है जहां फ्री में किताबें पढ़ने के लिए दी जाती है। यानी कि जहां आजकल लोग महंगी फीस और डिजिटल सब्सक्रिप्शन के लिए जेबें ढीली कर रहे हैं, वहीं दिल्ली के कुछ स्टूडेंट्स ने यह अनोखी ओपन लाइब्रेरी बनाई है। कहा जाता है कि एक किताब ही सोच बदलने के लिए काफी होती है, जबकि दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्रों ने सैकड़ों किताबों से भरोसे का ये कारवां शुरू किया, यानी बिना शर्त पढ़ने की आजादी। बुक इन हैंड नाम की ये लाइब्रेरी उन लोगों के लिए ऐसी उम्मीद है जो किताबें नहीं खरीद सकते। जिंदगी में वैसे तो आंसू, गम, डर और अतीत की यादें सभी को कुछ न कुछ सबक दे जाते हैं, क्योंकि जिंदगी के ये पहलू जहां आगे संभल कर चलने की सीख देते हैं, वहीं किताबों का ज्ञान जिंदगी में बिना डर के आगे बढ़ने की राह दिखाता है। किताबों की यही अहमियत इनके कदरदानों को अपनी ओर खींचती रही है। वहीं जब किताबें अलमारी में धूल खा रही हों, तब जरूरत होती है उन्हें वहां पहुंचाने की जहां कोई उन्हें पढ़ना चाहता है, जहां इनके कदरदान हों और ज्ञान की ये ज्योति यूं ही अनवरत आगे बढ़ती रहे। मगर कुछ ऐसे सवाल भी हैं जिनसे मुंह नहीं मोड़ा जा सकता, क्योंकि इन किताबों को हर कोई खरीद तो नहीं सकता, क्योंकि इन्हें खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं। लेकिन पढ़ने की ललक बनी हुई है। बुक लवर्स की इसी दिक्कत को दूर करने के लिए दिल्ली में कुछ छात्रों ने एक अनूठी पहल की। जब आपके पास किताबें हो और आप उन्हें पढ़ चुके हो, तो क्यों ना वो किताबें कुछ ऐसे हाथों पे जाए जो उन्हें पढ़ना तो चाहते हैं लेकिन उन्हें खरीद नहीं सकते। कुछ ऐसी ही सोच रखते हैं दिल्ली के कुछ युवा, जिन्होंने इस सोच के साथ शुरू करी है ओपन बुक लाइब्रेरी, और वो भी खुले आसमान के नीचे आपको वो लाइब्रेरी मिलेगी। और ऐसी एक नहीं बल्कि 6 लाइब्रेरी है जो पूरी नॉर्थ दिल्ली में आपको मिलने वाली है। और जिन युवाओं की मैं बात कर रही हूँ वो यहीं पर आपको बैठे और इन किताबों से घिरे हुए जो है वो नजर आएंगे। बुक इन हैंड कैंपेन यानी BHC इंड के तहत दिल्ली यूनिवर्सिटी के कुछ छात्रों ने फ्री ओपन बुक लाइब्रेरी की शुरुआत की है, जो पैसों पर नहीं बल्कि भरोसे पर चलती है। यानी यहाँ किताबें पढ़ने के लिए और घर ले जाने के लिए पैसे नहीं लिए जाते। कोई छात्र यहाँ आकर किताबें पढ़ सकता है और जरूरत पड़ने पर घर भी ले जा सकता है। लेकिन सवाल है कि ये सोच कब और कैसे आई। प्रतीक हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। प्रतीक, ये आपकी सोच खुले आसमान के नीचे मुफ्त में ज्ञान लोगों को मिल सके, कहाँ से ये सोच आई आपके? जी, दरअसल हम भी स्टूडेंट हैं और स्टूडेंट विद्यार्थी होने के नाते हमें किताबों का ज्ञान का महत्व पता है। तो हमारे पास भी इनिशियली कई सारी किताबें हम दोस्तों में जमा हो गई थी और फिर लगता था हमने तो खरीद के किताबें पढ़ ली, लेकिन काश अगर ऐसा हो पाता कि हम ये किताबें दूसरों के साथ बांट पाते, दूसरों को भी दे पाते, जो कई कारणों से नहीं खरीद पाते किताबें। तो फिर हमने सोचा कि हम एक ऐसी जगह बनाएं जहाँ पे हम अपनी किताबें और दूसरे जिनके पास किताबें रखी हैं उनके पढ़ने के बाद वो रखी हुई धूल खा रही हैं, तो हम ऐसी जगह बनाएं जहाँ पर हम किताबें रखें और जो पढ़ना चाहते हैं उन्हें किताबें पढ़ने के लिए मिल सके। बुक इन हैंड कैंपेन लाइब्रेरी खुले आसमान के नीचे चलाई जा रही है। इसी खुले आसमान के नीचे स्टूडेंट यहाँ आकर पढ़ाई करते हैं। यहाँ शांति से भरा कमरा नहीं है, मेज, कुर्सी, स्टाफ भी नहीं, सिर्फ जमीन पर फैली हुई केवल ज्ञान की ये कुंजियाँ, जिन्हें कुछ छात्रों ने इस लाइब्रेरी को भेंट की है। 13 अगस्त 2023 में गांधी विहार के योग पार्क से शुरू हुई लाइब्रेरी का ये सफर अब 6 लाइब्रेरीज तक पहुंच चुका है और ये कारवां आगे भी चलता रहेगा। यानी ज्ञान का ये सफर अभी कई मोड़ से होकर गुजरेगा। और आप देख सकते हैं कि किसी तरीके का जो खासियत है इस पूरे लाइब्रेरी की, वो है कि आपको यहाँ पर कोई प्रॉपर जो एक कमरे के अंदर बंद लाइब्रेरी होती है, जहाँ एकदम शांति होती है, जहाँ पे बहुत सारा स्टाफ होता है, आपको वो कुछ नहीं नज़र आएगा। खुला आसमान है, हरियाली चारों ओर आपको नज़र आ जाएगी, और जो किताबें हैं वो किसी बुक शेल्फ पे नहीं बल्कि आपको इस तरीके से ज़मीन पर पड़ी हुई नज़र आएगी, क्योंकि ये एक ऐसा एफर्ट है, एक ऐसा इनिशिएटिव है जो युवाओं के ज़रिए लिया गया है, और सिर्फ इसलिए कि जो लोग इन किताबों तक नहीं पहुंच पा रहे, ज्ञान हर किसी तक पहुंचना चाहिए। अब चाहे वो ज्ञान उन लोगों तक पहुंचे या लोग जो है वो ज्ञान तक पहुंचे, तो सबको हक है कि उन्हें ज्ञान मिले। लेकिन इस तरीके से जो लोग किताब नहीं खरीद पा रहे, उनके लिए ये खास एक इनिशिएटिव दिल्ली के नौजवानों के ज़रिए जो है वो लिया गया। और आप देख सकते हैं कि एक अलग तरीके से शुरुआत कौन सी लाइब्रेरी से हुई है प्रतीक? मैम, शुरुआत 13 अगस्त 2023 को गांधी विहार में एक योग पार्क है, वहाँ से हमने शुरुआत की थी।
और उसके कितनी बाद- लाइब्रेरी है टोटल? इस समय 6 लाइब्रेरीज़ हैं। दूसरी लाइब्रेरी हमने विजयनगर में शुरू की, वो भी पार्क में है। गांधी विहार लाइब्रेरी भी हमारी पार्क में है। उसके बाद हमने DU नॉर्थ कैंपस में, आप जहाँ पे हैं, ये हमारी तीसरी लाइब्रेरी थी दुआ में। एंड इसके बाद हमने आर्ट्स फैकल्टी में भी अपनी एक लाइब्रेरी शुरू की। और 2 लाइब्रेरीज हमारी स्लम्स में है, जहाँ पे हम स्लम्स के बच्चों को पढ़ाते भी हैं। लाइब्रेरी भी सेटअप की हमने, और वहाँ पर हमारी टीम बच्चों को पढ़ाती है। और इस इनिशिएटिव से हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़ रहे हैं और हमारी टीम भी बड़ी हो रही है। और हम चाहते हैं कि इनिशिएटिव, अभी 6 लाइब्रेरीज है, लेकिन ये दिल्ली में और दिल्ली नहीं पूरे भारत में ये सोच जाए कि किताबें फ्री होनी चाहिए, नॉलेज फ्री होना चाहिए। और जैसा कि आपने कहा कि सभी को पढ़ने का अधिकार है, तो कई सारे बैरियर्स होते हैं। कोई आर्थिक तौर पे मजबूर होता है, किताबें नहीं खरीद पाता, और जो खरीद भी पाता है मैम, तो कितनी किताबें खरीद पाएगा। कई सारे लोग ऐसे हैं जो बहुत अच्छे बैकग्राउंड से, लेकिन उन्हें भी ये इनिशिएटिव बहुत फ्रूटफुल लगा, क्योंकि वो कुछ किताबें तो खरीद सकते हैं, लेकिन हर कोई हर किताब नहीं खरीद सकता। बिल्कुल, और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से आपको यहाँ पे छात्र जो है वो पढ़ते हुए नजर आएंगे। बुक इन हैंड कैंपेन लाइब्रेरी में छात्रों को मुफ्त में किताबें मुहैया कराई जाती हैं, जिससे ये न सिर्फ अपना ज्ञान बढ़ा रहे हैं, बल्कि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी भी कर रहे हैं और यहाँ बैठकर जिंदगी के सुनहरे पलों का सुकून भी महसूस कर रहे हैं। अच्छा लगता है पढ़ना किताबों को। नेचर के सामने पढ़ना सबसे बेहतरीन चीज़ होता है, हमें सुकून मिलता है, इसलिए हम यहाँ आते हैं। बहुत अच्छा लगा है। जैसे कि पर्सनली मुझे बहुत अच्छा लगता है किताब पढ़ना, लेकिन पैसों की कमी की वजह से मैं पढ़ नहीं पाता था। लेकिन जब से लगभग मैं 1 साल से जुड़ा हूँ BSc इंडिया से, और काफ़ी अच्छा लगता है, और काफ़ी किताबें पढ़ी हैं मैंने इस वजह से। जहाँ मैं पैसों की वजह से कुछ किताबें नहीं खरीद पाता था, और यहाँ पे मैं किताबें फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ पा रहा हूँ मैं। It's very important and they're doing great work, Pratik, and there are also volunteers here and it helps you build a community also and it's great. I love this and also मैंने भी अपनी बुक्स वगैरह यहाँ पे डोनेट करी थी और मुझे काफ़ी सही लगा कि इंस्टेड ऑफ लाइक रद्दी में बेच देना, कबाड़ी को बेच देना, उससे बढ़िया तो यही है कि किसी के काम आ जाए, कोई फिर से पढ़ ले उन बुक्स को और ज़्यादा लोगों तक वो बुक्स जो हैं वो सर्कुलेट हो पाए। दिल्ली यूनिवर्सिटी के इन छात्रों के इस मिशन का मकसद यही है कि किताबें और ज्ञान हर किसी के लिए फ्री हो, ताकि छात्रों में पढ़ने की आदत बढ़े और साथ ही मेंटल स्ट्रेस भी कम हो। ओपन बुक लाइब्रेरी है, ये फ्री एकदम मुफ्त में आपको मिलेगी। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके का यहाँ पे पूरा आपको नज़र आएगा कि मैं पेड़ के नीचे से किस तरीके से जा रही हूँ। यहाँ पे हर तरीके से बुक शेल्फ नहीं, बट इस पेड़ के नीचे आपको रखी हुई किताबें जो है वो नज़र आ जाएगी। लेकिन इस लाइब्रेरी की जो एक खासियत है वो एक और ये भी है कि यहाँ पर जो किताबें दी जाती है, किसी तरीके का कोई पैसा नहीं लिया जाता, बल्कि भरोसे पर आपको यहाँ पर किताबें दी जाती है। और एक अच्छी बात ये भी है कि जो रिकॉर्ड रहा है, रिटर्न वापस जो किताबें आती है वो 2 से 3% ही ऐसे लोग रहे होंगे जिन्होंने किताबें वापस नहीं करी। लेकिन 2 सालों में अब तक का रिकॉर्ड रहा है कि जो लोग यहाँ से जाते हैं बुक्स लेकर, वो पढ़कर वापस भी आते हैं। लेकिन चुनौतियाँ भी बहुत ज़्यादा है। एक सवाल चुनौतियों से भरा मैं आपसे पूछूंगी, जो आप लोगों को लगता होगा, बारिश का समय है, ऊपर से ओपन लाइब्रेरी है आपकी, बारिश हो धूप हो, कैसे खुद को भी बचाते हो और इन बुक्स को भी बचाते हो? हाँ मैम, बिल्कुल आपने सही कहा कि हमारी किताबें रिस्क में रहती हैं, और ये हमारे पास ये लिमिटेशंस हैं कि हमें खुले आसमान में अपनी किताबें रखनी होती हैं। और हम ये तैयारी रखते हैं कि अगर बारिश आ रही उससे पहले हम पॉलीथीन से कवर कर सकें। हम किताबों का पूरा ध्यान रखने की कोशिश करते हैं कि किताबों को नुकसान ना हो। पर हम चाहते हैं कि ये इनिशिएटिव सिर्फ इसी तरीके से रिस्क में ना रहे, बल्कि लोग आएँ और हमारी मदद करें, ताकि किताबें भी सेफ़ रह सके और किताबों की क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ ना हो। पर हाँ, जिस तरह से खुले में होने से हमने सारे बैरियर्स को तोड़ दिए हैं। कोई फाइनेंशियल बैरियर नहीं है, कोई फिजिकल बैरियर नहीं है। यहाँ तक कि हम एक उदाहरण देना चाहेंगे मैम, यहाँ पे हमने लोगों को देखा है कि कोई अपने दोस्त के साथ घूमने आ रहा है, तो भले उसका इंटेंशन किताब लेने का ना हो, तब भी उसे इस तरीके से किताब दिख जाने से, फ्री में मिलने से वो भी किताब लेकर जाता है। और कोई 1 पन्ना पढ़ रहा है, फिर 2 पन्ना पढ़ रहा है, इस तरह से उसके अंदर रीडिंग हैबिट डेवलप होती है। कहा जाता है कि ज्ञान बांटने से बढ़ता है, और किताबों को मुफ्त में जरूरतमंद छात्रों के बीच बांटना वाकई में एक सराहनीय कदम है, जिसका परिणाम यह है कि महज भरोसे की बुनियाद पर खड़ी इस लाइब्रेरी से करीब 5000 लोग जुड़ चुके हैं। और बुक इन हैंड कैंपेन के संचालकों की यही कोशिश है कि ये कारवां दिनों दिन आगे बढ़ता रहे और ज्ञान की किरण आखिरी आदमी तक पहुँचे जो इससे दूर है। यही इनकी कोशिश है। तो एक
ऐसा किताब घर जहाँ पर चुनौतियाँ भी बहुत ज़्यादा आती है लेकिन मुफ्त में किताबें मिलती है। और लोगों से यही गुजारिश होती है कि जो किताबें आप पढ़ चुके हो, जो घर पे सिर्फ धूल मिट्टी खा रही है, वो ऐसी ही बर्बाद ना हो, उन लोगों के हाथ में जाए जिनको इसकी वाकई में ज़रूरत है, जो लोग उसको अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। तो चुनौतियाँ बहुत है, लेकिन फ्री ओपन बुक लाइब्रेरी जो युवा मिलकर चला रहे हैं, इनका बस एक ही सपना है, हौसले काफ़ी बुलंद है और सपना यही कि अब तक तो 6 लाइब्रेरियाँ खुली है, लेकिन आगे ऐसी दिल्ली और दिल्ली NCR के बाहर भी इसी तरीके की लाइब्रेरियाँ खुल सके। कैमरा पर्सन प्रदीप गुप्ता के साथ मनीषा लड्डा, दिल्ली। न्यूज़ पथ पर आगे है धन बाजार, जहां शेयर बाजार से लेकर कारोबार तक की सभी अहम खबरें होती हैं, जिसका सीधा रिश्ता आपकी आमदनी आपकी जेब से होता है। तो तेज रफ्तार खबरों के बीच ये जरूरी खबरें छूट ना जाए, इसलिए सीधे आपको लिए चलते हैं धन बाजार। हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन शेयर बाजार में गिरावट देखने को मिली। शुक्रवार को सेंसेक्स 502 अंक लुढ़ककर 81,758 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी भी 143 अंक फिसला। ये गिरकर 24,968 पर आ गया। सोने की कीमतों में मामूली सुधार हुआ। शुक्रवार को दिल्ली सराफा बाजार में सोना 100 रुपए महंगा हुआ। इसके साथ ही दिल्ली में 10 ग्राम सोने की कीमत बढ़कर 98,770 रुपए हो गई। वहीं चांदी की कीमतों में कोई बदलाव नहीं आया। 1 किलो चांदी की कीमत 1,10,500 रुपए पर स्थिर रही। शुक्रवार को डॉलर के मुकाबले रुपया फिसल गया। इसमें 4 पैसे की गिरावट आई। इस तरह 1 डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत 86 रुपए 16 पैसे हो गई। मर्सिडीज बेंज अपनी मोस्ट अवेटेड AMG CLE 53 4MATIC प्लस कूपे को भारत में लॉन्च करने जा रही है। इसकी लॉन्चिंग डेट का भी ऐलान हो गया। कंपनी से अगले महीने 12 अगस्त को भारतीय बाजार में लॉन्च करने जा रही है। इस कार को लेकर दावा है कि ये महज 4.2 सेकंड में 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार पकड़ सकती है और इसकी टॉप स्पीड 250 किलोमीटर प्रति घंटा है। बाबा बर्फानी के भक्तों के लिए अच्छी खबर। आइए सीधे आपको लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां देश भर की कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार। प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार के मोतिहारी से राज्य को करीब 7,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं की सौगात दी। उन्होंने रेल समेत दूसरी परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। वहीं इस मौके पर PM ने 4 अमृत भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर भी रवाना किया। इन ट्रेन में सफर कर यात्री काफी खुश नजर आए। जम्मू कश्मीर में बाबा बर्फानी के भक्तों के लिए अच्छी खबर आई। दरअसल यहाँ एक बार फिर से अमरनाथ यात्रा शुरू कर दी गई। पहले खराब मौसम के चलते ये यात्रा रुकनी पड़ी थी। अब तक यहाँ करीब 2.5 लाख से ज्यादा भक्तों ने दर्शन कर लिए हैं। उत्तराखंड के हरिद्वार में एक और कांवड़ चर्चा में आ गई। दरअसल यहाँ 101 फीट लंबे तिरंगे के साथ कांवड़ यात्रा निकाली जा रही है। ये पहल सहारनपुर के रहने वाले 25 कांवड़ियों की टोली ने की है। इस कांवड़ यात्रा को सेना के जाबाजों के लिए समर्पित किया गया है। जल्द स्टील्थ फाइटर जेट के इंजन भारत में बनेंगे। इसको लेकर भारत और फ्रांस एक बड़े रक्षा समझौते के करीब हैं। कहा जा रहा है कि ये समझौता 61,000 करोड़ रुपए में हो सकता है। ये इंजन AMCA यानी एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट और IMRH यानी इंडियन मल्टी रोल हेलीकॉप्टर में काम आएगा। एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट भारत का 5वीं पीढ़ी का स्टेल्थ लड़ाकू विमान है, जिसे DRDO डिजाइन और विकसित कर रहा है, जबकि इंडियन मल्टी रोल हेलीकॉप्टर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की ओर से बनाया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में श्रीखंड महादेव यात्रा पर जा रहे कुछ श्रद्धालुओं के लिए पुलिस के जवान देवदूत साबित हुए। दरअसल राज्य के कई हिस्सों में भारी बारिश हो रही है। इसी बीच श्रीखंड महादेव यात्रा मार्ग पर भी कई स्थानों पर यात्रियों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। ऐसे में पुलिस के जांबाज जवानों ने मोर्चा संभाला और उन्हें सुरक्षित स्थानों पर पहुँचाया। न्यूज पथ के सफर में अब सोशल अड्डा का रुख करते हैं, जहां आज बात होगी UK यानी कि यूनाइटेड किंगडम की। UK में मतदान के अधिकार में बड़ा बदलाव करने की तैयारी हो रही है। नए बदलाव के बाद UK में वोट डालने की न्यूनतम उम्र 18 साल से घटाकर 16 साल की जाएगी। पूरे UK में वोट डालने की उम्र में ये बड़ा बदलाव करीब 54 साल बाद होगा। इससे पहले 1969 में मतदान करने की उम्र 21 से घटाकर 18 वर्ष की गई थी। 16 से 17 साल की उम्र वाले ब्रिटेन के लड़के लड़कियों के चेहरे पर खुशी साफ झलक रही है और ये खुशी है वोटिंग के अधिकार को लेकर। ब्रिटेन में अब 16 से 17 साल की ये लड़के लड़कियां भी वोट दे पाएंगे।
यहाँ अगले राष्ट्रपति चुनाव से मतदान की आयु 18 साल से घटाकर 16 साल होने जा रही है। पिछले साल ब्रिटेन में हुए आम चुनावों से पहले वामपंथी लेबर पार्टी ने अपने इलेक्शन कैंपेन में मतदान के लिए उम्र सीमा घटाने का वादा किया था और ब्रिटेन की कीर स्टारमर सरकार अब अपने उस वादे पर अमल कर रही है। इसे चुनावी व्यवस्था में लोकतांत्रिक भागीदारी बढ़ाने का मकसद करार दिया गया है। हालांकि ब्रिटिश राजशाही के तहत आने वाले स्कॉटलैंड और वेल्स में 16 साल की उम्र के लोग पहले से ही स्थानीय और क्षेत्रीय चुनावों में मतदान करते आए हैं, लेकिन अब ये पूरे यूके में लागू हो जाएगा। I think our opinion is strong enough to have the right to vote because, like, 2 years, I mean, it is a long time. 16 to 18 is quite like a maturity jump, but like, I think a lot of people, even from a very young age, have very strong opinions and they think their opinions should be heard. And I think even though we are young, it is important. I'm really happy about it because I've always been kind of frustrated just watching politics and not being able to do anything. ब्रिटेन अकेला देश नहीं है जो 16 साल की उम्र में ही मतदान का अधिकार दे रहा है। ब्राजील, ऑस्ट्रिया, माल्टा, बेल्जियम, क्यूबा, अर्जेंटीना, इक्वाडोर और निकारागुआ जैसे लैटिन अमेरिकी देशों में भी वोटिंग की कानूनी उम्र सीमा 16 साल है। कुछ देशों में हालांकि ये अधिकार वैकल्पिक होता है। जहां तक भारत की बात है तो यहाँ मतदान करने की न्यूनतम उम्र 18 साल है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। यूके में वोट डालने की उम्र घटाने के लिए उठाए जा रहे हैं कदम को लेकर भारत के लोग क्या सोचते हैं, ये जानने के लिए हमने लोगों से बात की और उनकी राय जानी। 16 साल मुझे लगता है थोड़ा इमेच्योर है अभी, क्योंकि जैसे हमारे यहाँ है कि आप 18 और 21 में डिसाइड करते हो कि फला फला आदमी या लड़की वोट करेंगे। 16 मुझे लगता है थोड़ा अर्ली है, क्योंकि ये ऐसी एज है जब आप कैरियर के तरफ बढ़ रहे हो, आप अपने कोई 12th पास आउट करके कॉलेज की तरफ बढ़ रहा है, मतलब उसके जो टारगेट्स हैं वो अलग हैं। वो अभी हालांकि हमारे यहाँ जो जिस हिसाब से जो यूथ है वो काफ़ी मैच्योर हो रहा है, पर अभी मुझे लगता है कि 16 थोड़ा सा अर्ली है, क्योंकि जो उसके टारगेट्स हैं, जो उसके आगे के अचीवमेंट्स हैं वो थोड़ा अलग हैं। और वो अगर वोटिंग राइट्स में जाएगा, क्योंकि आप देखो पॉलिटिक्स एक मैच्योर गेम है और बहुत मज़ा हुआ और वैसा लोग चाहिए होते हैं। जब आप किसी को वोट करने जाते हो तो काफ़ी चीज़ें देखते हो, और जो 16 साल या 17 साल वाला एज है वो अभी इतनी चीज़ें अपने अंदर ग्रैस्प नहीं कर पाएगा कि वो जाएगा वोट करने। और ये भी एक हो सकता है जो डर है, मुझे लगता है कि आप जब जाओगे वोट करने तो हो सकता है आप ऐसे इमेच्योर नेता को चुनो या ऐसे नेता को चुनो जो बहुत परिपक्व नहीं है पॉलिटिक्स में, और आप जब जा रहे हो वोट करने, वो बाई चांस वो जीत गया तो फिर तो हो सकता है कि आगे वो 5 साल आप उसे दोगे, और उस 5 साल में अगर वो बेहतर नहीं कर पाया या ऐसी कुछ पॉलिसीज़ या ऐसी कुछ स्कीम वो लेकर आया जो देश के लिए भला नहीं हुआ, तो मुझे लगता है फिर आपके लिए वो 16 साल वाली जो एज है, क्योंकि एक बड़ा यूथ नंबर है जो वोट करता है, तो फिर तो सारा ब्लेम गेम उस पर चला जाएगा और वो अगले 5 साल के लिए भी हो सकता है थोड़ा सा डेंजरस। नहीं सर, बिल्कुल गलत है, क्योंकि बच्चे लोग ऐसे बोलते हैं कि वोटिंग लोग अच्छे 18 साल के लोगों को करना चाहिए। अभी तक तो इंस्टाग्राम पर रीलें डाल सकते हैं पर नेता नहीं चुन सकते। नहीं 16 साल में तो जो लड़के होते हैं मैच्योर होते नहीं है, कोई भी हो मैच्योर होते ही नहीं है, तो कहाँ से सही है। यहाँ तो इंडिया में तो 21 साल में अक्ल आती है, तो सही कहाँ से। लगता है कि इस एज के लोग सही नेता चुन सकते हैं? नहीं बिल्कुल नहीं। सही नेता चुनने के लिए 21 से 22 साल 25 साल सही है। अमेरिका में बढ़े मेड इन इंडिया फोन, टेक्नोलॉजी से जुड़ी ऐसी ही जरूरी खबरों को जानने समझने के लिए आइए चले डिजिटल गली। पीआईबी की फैक्ट चेक टीम ने सोशल मीडिया पर फैल रही एक अफवाह को लेकर सरकार का पक्ष रखा। पीआईबी ने बताया कि महिलाओं को फ्री सोलर आटा चक्की दिए जाने की खबर फर्जी है। पीआईबी ने एक यूट्यूब चैनल पर अपलोड किए गए वीडियो को गलत बताया। ये वीडियो पिछले दिनों शेयर किया गया, लेकिन अब पीआईबी ने साफ किया कि ये दावा गलत है। सरकार ऐसी कोई योजना नहीं चला रही है। साथ ही बताया गया कि केंद्रीय योजनाओं से जुड़ी आधिकारिक जानकारी myscheme.gov.in पर ले सकते हैं। अमेरिकी लोगों के हाथों में अब तेजी से मेड इन इंडिया फोन पहुंचने लगे हैं। दरअसल एक रिपोर्ट में ये दावा किया गया है। इसके मुताबिक अमेरिका में बिकने वाले 78% आईफोन भारत में बन रहे हैं। इसी साल जनवरी से जून के बीच भारत में 2 करोड़ 39 लाख आईफोन बने, जो पिछले साल की तुलना में 53% से ज्यादा है। इतना नहीं, भारत इस मामले में चीन को भी पछाड़ रहा है। अप्रैल में भारत से अमेरिका को 33 लाख आईफोन निर्यात किए गए, जबकि इसी दौरान चीन से भेजे मोबाइल की संख्या महज 9 लाख रही।
मेटा ने भारतीय यूजर्स को एक तोहफा दिया। दरअसल उसने भारत में भी अपना नया AI फीचर इमेजिन मी लॉन्च कर दिया। इसके जरिए यूजर्स अपनी अलग अलग स्टाइल और सिनेरियो में AI जनरेटेड तस्वीरें बना सकेंगे। ये सुविधा मेटा AI इंटरफेस के जरिए इंस्टाग्राम, मैसेंजर, व्हाट्सएप और मेटा AI पर दी गई है। अमेरिका और कुछ दूसरे देशों में पहले से ही ये सुविधा लागू है। आइए अब रुक करते हैं प्रगति मार्ग का, जहां ऐसी खबरें हैं जो कि देश की तरक्की, प्रगति और लोगों की काबिलियत दिखाती है। यहाँ आज हम आपको मिलवाएंगे दिल्ली के एक ऐसे लड़के से जो कि सालों से सेरेब्रल पाल्सी नाम की बीमारी से जूझ रहा है। शरीर कमजोर होता जा रहा है, लेकिन उसका जज्बा वक्त के साथ नई उम्मीद दे रहा है। उसका नाम अनुराग है। अनुराग की खासियत ये है कि वो अपनी फिटनेस से बीमारी को मात दे रहा है। सेरेब्रल पाल्सी जैसी बीमारी के बावजूद जिम में पसीना बहा रहा है और अपने इसी हौसले और हिम्मत से वो अपने जैसे हजारों लोगों को मोटिवेट कर रहा है। अगर कुछ कर दिखाने का जुनून और जज्बा हो तो हर मुश्किल, हर दुश्वारी आसान हो जाती है। ऐसा ही एक लड़का है अनुराग, जो सालों से सेरेब्रल पाल्सी नाम की गंभीर बीमारी से जूझ रहा है, लेकिन इसके बावजूद लाखों लोगों के लिए एक मिसाल है। अनुराग के बाइसेप्स आपने देख ही लिए हैं, ट्राइसेप्स के कर्व्स देख लिए हैं, एब्स देख लिए हैं। अभी महज 6 महीने हुए हैं जब अनुराग ने जिम शुरू किया है, लेकिन शिद्दत ऐसी, जुनून ऐसा कि आज बड़े बड़े लोगों को पीछे छोड़ दिया है। बचपन से ही सेरेब्रल पाल्सी ने अनुराग के शरीर को कमजोर कर दिया, लेकिन उसका हौसला उस दिन भी नहीं टूटा और आज भी अडिग है। 8वीं क्लास के बाद अनुराग बीमारी की वजह से स्कूल नहीं जा पाए, लेकिन सपना नहीं छूटा। अनुराग ने अपना रास्ता खुद चुना और आज वो न जाने कितने ही लोगों के लिए मोटिवेशन है। वो जिम में पसीना बहाते हैं। वो बोल रहे मुझे जिम ज्वाइन करनी है, तो मैंने बोला ठीक है आप ज्वाइन करो, बट उसकी जैसी कंडीशन जो थी, मतलब मेरे को लगा कि वो शायद नहीं कर पाएगा इस सिचुएशन को फेस। तो फिर मतलब अब जब उसने वो दिखाया करके अपना वर्कआउट कि सर मैं आर्मी फैमिली से हूँ, ये है वो है, मतलब स्पोर्ट्स में हूँ, रनिंग करता हूँ, तो मुझे थोड़ा अच्छा लगा। तो मैंने सोचा कि आगे ग्रो कर सकता है। फिर मैंने इसको थोड़ा थोड़ा मतलब सिखाया, थोड़ा थोड़ा नॉलेज इसको देखा, मैंने इसका नॉलेज अच्छा है, इसके एक्सपीरियंस अच्छा है। और फिर इस कंडीशन को लेके फिर जब इसने पुशअप्स मारी, सिंगल हैंड पुशअप्स मार के दिखाई मुझे, पुलअप्स मार के दिखाए, स्क्वाट्स मार के दिखाई, तो मतलब इसके फॉर्म जो थे एकदम परफेक्ट थे। तो मुझे लगा कि कुछ कर सकता है, कि इंजरी ना हो उसको। तो फिर मेरे को लगता था कि जैसे डेडलिफ्ट, अभी बोले भैया मुझे डेडलिफ्ट सिखाओ, पर मेरे को लगा कोई इंजर्ड ना हो जाए, कमर लोअर बैक में कोई पेन ना आए, इस चीज़ को लेकर फिर मुझे थोड़ा डर सा होता है ना, थोड़ा कि मतलब इंजर्ड ना हो। फिर लाइफ इसकी मतलब अभी ऐसी सिचुएशन है इसकी, और इसने कभी मतलब हार नहीं मानी। इसने मतलब और लोगों को इंस्पायर किया, करके दिखाया इसने कि नहीं मैं कुछ कर सकता हूँ, और इसने करके दिखाया है। मतलब जिम से सारे बच्चे से मोटिवेट होते हैं, सारी एक्सरसाइज कर लेता है, मेरे को कोई जरूरत नहीं, मैं इसके पास खड़ा भी नहीं होता हूँ, विदाउट सब कुछ कर लेता है वो। अब मेरी ज़रूरत नहीं है इसको, क्योंकि इतना ट्रस्ट हो गया मुझे कि बच्चा खुद कर सकता है, इतना ट्रस्ट मुझे अब है। पापा फौज में थे, फौज का जज्बा खून में था। अनुराग भी उन्हीं की तरह वर्दी पहनना चाहते थे, देश की सेवा करना चाहते थे, लेकिन किस्मत ने पढ़ाई को बीच में ही रोक दिया। लेकिन फौज के लिए अनुराग का जज्बा और जोश कम नहीं हुआ। आर्मी को लेकर, सेना को लेकर ऐसा जबरदस्त क्रेज है कि आप देखकर हैरान हो जाएंगे। ये देखिए, ये अनुराग की सारी चीजें रखी हुई हैं और इन सब में आपको इंडियन आर्मी की एक झलक दिखाई पड़ेगी। आप देखिए कि ये उनकी टी शर्ट्स हैं। मैं समझता हूँ कि जो सेना का जो एक माइंडसेट है वो अगर सबके दिमाग में हो तो कहीं ना कहीं हमारे जो यूथ है उसको एक बहुत अच्छी डायरेक्शन मिल सकती है कि वो अपने हर किसी काम में कभी भी गिव अप ना करे, अपना हर का अच्छी तरीके से करते हैं। अनुराग कह रहे हैं कि जो सेना का एटीट्यूड होता है, जो मेंटेलिटी होती है कि कभी भी गिव अप नहीं करना है किसी भी सिचुएशन में, अगर यही मेंटेलिटी देश के यूथ में हो तो वो कितना कुछ अच्छा कर जाते हैं। बच्चा जब मुश्किल में हो तो माता पिता पर सबसे गहरा असर होता है, लेकिन अनुराग के माता पिता बेटे के जज्बे को देखकर गर्व और सुकून महसूस कर रहे हैं। क्योंकि जो आर्मी का क्रेज था इसके अंदर में, तो इसने आर्मी से रिलेटेड वीडियो बनाई, तो उसमें क्या हुआ, जो
एक्स आर्मी के कर्नल जनरल जो है ना, तो इससे काफ़ी प्रभावित हुए। तो उन्होंने इससे लिंक करा, बेटे कहाँ हो क्या हो, तो ऐसे करके धीरे धीरे जो है ना ये आगे बढ़ते चला गया और हमें पता ही नहीं चला कब कहाँ से कहाँ पहुँच गए। मॉर्निंग वॉक के लिए चला जाता है ना, बिल्कुल नहीं। सबसे पहले अलार्म लगा रहता है, बांद्रा कब गया, अपने जूते पहने, पानी पिया, सब फिट फोर करके और अपने रूटीन से घर आ जाता है। फिर तब पता चलता है, साथ में दूध लेके आता है, फोन करता है। अपनी मेहनत और लगन की बदौलत आज अनुराग सोशल मीडिया स्टार हैं। इंस्टाग्राम पर उनके 1,34,000 फॉलोअर्स हैं। उन्होंने दुनिया को दिखा दिया है कि अगर मन में फौजी जैसा जज्बा हो तो कोई भी लड़ाई जीती जा सकती है, फिर चाहे वो सेरेब्रल पाल्सी से क्यों ना हो। तैयारी उसकी चल रही है और ये सही बात कह रहे हैं उनके ट्रेनर कि जब ये जिम में आते हैं तो बाकी बहुत सारे लोग को इंस्पायर करते हैं। उनको लगता है कि उनसे नहीं हो पा रहा है, जब वो अनुराग को देखते हैं तो वो भी आगे बढ़कर अपनी कोशिश और ज़्यादा करते हैं। कैमरामैन शैलेंद्र के साथ मनीष चौरसिया, गुड न्यूज़ टुडे, दिल्ली। ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया में ओम और स्वास्तिक के पवित्र चिन्हों का अनावरण। आइए सीधे आपको लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां देश दुनिया की कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार। ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया में ओम और स्वास्तिक के पवित्र चिन्हों का अनावरण किया गया। ये बेंडिगो जगह बेहद खास है। इन चिन्हों को बौद्ध स्तूप द ग्रेट स्तूप ऑफ यूनिवर्सल कंपैशन के परिसर में लगाया गया। इस मौके पर वहां भारतीय काउंसल जनरल तोशील कुमार और ग्रेटर बेंडिगो शहर की मेयर एंड्रिया मेटकॉफ समेत कई हस्तियां मौजूद रहीं। वहीं भारतीय समुदाय के लोगों ने भी इस कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान शांति और सद्भाव का भी संदेश दिया गया। भगवान बिरसा मुंडा की याद में ऑस्ट्रेलिया में कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस मौके पर वहां लोगों और बच्चों ने लोक नृत्य और गानों के जरिए भगवान बिरसा मुंडा के योगदान को दिखाया। झारखंड और दूसरे राज्यों में आदिवासी समुदाय की ओर से उन्हें भगवान की तरह पूजा जाता है। वो स्वतंत्रता सेनानी और आदिवासी नायक थे, जिन्हें जल, जंगल और जमीन के लिए अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई के लिए याद किया जाता है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने नेपाल और भूटान के पत्रकारों को भारत की सैर करवाए। इस दौरान ये पत्रकार दिल्ली, लखनऊ और आगरा समेत दूसरी जगहों पर गए। इन सभी ने ताज के दीदार किए, साथ ही IIM और IIT समेत बड़े संस्थानों में भी समय बिताया और देखा कि कैसे भारत वैश्विक स्तर पर कॉर्पोरेट लीडर तैयार करता है। ये पत्रकार भारत से काफी प्रभावित नजर आए। उन्होंने यहाँ के संस्थानों, स्मारकों और विकास योजनाओं की तारीफ भी की। I think this is a very innovative idea, and if it does work very purely or very, widely. स्पेन में वालमाजादो के जंगलों में लगी आग को लेकर रेस्क्यू ऑपरेशन तेज कर दिया गया। दरअसल वहां हेलीकॉप्टर से पानी लाकर जंगलों में छिड़का जा रहा है ताकि ये आग आगे न बढ़े। उत्तरी ध्रुव पर भी एक गोल्फ टूर्नामेंट आयोजित किया गया। दरअसल ये मौका नॉर्थ पोल क्लॉक गोल्फ चैंपियनशिप का रहा। इस दौरान भारत, अमेरिका समेत दूसरे देशों के 19 प्रतिभागियों ने क्लॉक गोल्फ खेला, जो विक्टोरियन युग का एक रूप है। हालांकि शौकिया गोल्फरों के लिए क्लॉक गोल्फ अमूमन बगीचों में खेला जाता था, लेकिन उत्तरी ध्रुव की ठंड और बर्फीली परिस्थितियों की वजह से इस नई चैंपियनशिप के लिए नियमों में बदलाव किया गया था। इस चैंपियनशिप में ब्रिटेन के जेम्स इलियट स्क्वाड ने बाजी मारी। विजेताओं का दिल्ली में सम्मान। जी हाँ, खेल जगत से जुड़ी इंटरेस्टिंग खबरों को जानने के लिए आइए सीधे चलें खेल चक्कर। अमेरिका में हुए वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स में शानदार प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों के लिए दिल्ली में एक सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल हुए। उन्होंने पदक विजेताओं को पुरस्कार दिए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि सरकार 2036 के ओलंपिक की तैयारियों के तहत लगभग 3000 खिलाड़ियों को हर महीने 50,000 रुपए की सहायता दे रही है। BCCI से जुड़ी एक बड़ी जानकारी सामने आई। दरअसल उसने वित्त वर्ष 2023-24 में रिकॉर्ड 9,700 करोड़ से ज्यादा की कमाई की थी। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस कमाई का सबसे बड़ा हिस्सा IPL से आया। तब IPL से अकेले 5,761 करोड़ रुपए मिले थे।
केंद्रीय युवा और खेल मंत्रालय की ओर से शनिवार से युवा आध्यात्मिक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। ये समिट 20 जुलाई तक वाराणसी में आयोजित होगा। इसमें खेल मंत्री मनसुख मंडाविया समेत कई हस्तियां शामिल होंगी। इसकी थीम विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा रखी गई है, यानी इसमें अहम एजेंडा भारत की युवा शक्ति को सशक्त बनाना और नशा मुक्त समाज को बढ़ावा देना है। इसमें देश भर के 100 आध्यात्मिक और सामाजिक सांस्कृतिक संगठनों के 500 से अधिक युवा प्रतिनिधि शामिल होंगे। भारत ने इंडोनेशिया में बैडमिंटन एशिया जूनियर मिक्स्ड टीम चैंपियनशिप में शानदार शुरुआत की। उसने ग्रुप डी के मुकाबले में श्रीलंका को हराया। विष्णु कोडे और रेशिका की मिक्स्ड डबल्स जोड़ी ने रिले पॉइंट सिस्टम में बाजी मारी। इसमें एक टीम को मैच जीतने के लिए 110 अंक हासिल करने होते हैं। भारतीय महिला क्रिकेट टीम और इंग्लैंड के बीच दूसरा वनडे मैच शनिवार को खेला जाएगा। ये मैच लॉर्ड्स में भारतीय समय के मुताबिक दोपहर 3:30 बजे से होगा। भारत ने सीरीज की शुरुआत जीत से की थी। इसी के साथ न्यूज पथ में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।